नमस्कार। कल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आर्थिक संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज दिए जाने की घोषणा की। अब से थोड़ी देर बाद, जब तक ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो पाएगा, भारत की वित्त मंत्री अपनी कर्कश आवाज़ में और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में देश को बताएंगी कि किन किन क्षेत्रों में इस पैकेज को दिया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इतनी बड़ी धनराशि के जिस पैकेज को दिए जाने की बात की जा रही है, उसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वो कौन सा तरीका होगा जिससे इसे एक समान रूप से सबको फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। देश के सरकारी कर्मचारियों की जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं और पेंशन हैं वो बदस्तूर जारी हैं, तो उनको तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के पैकेज की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस प्राइवेट सेक्टर ने अब तक ख़ास तौर से आर्थिक उदारीकरण के बाद बेहिसाब दौलत कमाई है, हिंदुस्तान में नहीं विश्व के दूसरे देशों में जाकर, उसे किस तरह के पैकेज की ज़रूरत है। चंद हफ्तों में ही उसकी तमाम आर्थिक स्थितियां ख़राब हो गई। लेकिन अब 2 महीने से जो प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, उन्हें भी क्या कोई पैकेज दिया जाएगा? ये इस पैकेज को किस तरीके से और किसको दिया जाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। आज जो सरकार 20 लाख करोड़ रुपए की विशाल धनराशि का पैकेज देने की बात कर रही है, उस सरकार से इतना सब्र नहीं हुआ कि कुछ महीने और शराब की दुकानें बंद रखते? नहीं, उन्हें उस वक्त रेवेन्यू की बड़ी चिंता सताने लगी। इस देश में जो सबसे बड़ा संकट आने वाला है, वो आने वाला है प्राइवेट सेक्टर के जो कामगार हैं उनके सामने, चाहे वो कोई ब्लू कॉलर जॉब वाला हो या वाइट कॉलर जॉब वाला हो। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान के बाहर से आएंगे बेरोज़गार होकर, अब कुछ भी कहें हम उनसे नाराज़ हों, कुछ भी हों, हैं तो वो भी हमारे अपने भाई बहन, उन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा जो बड़े जो हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, जो हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं, उन सबको एडजस्ट करना होगा। कुछ लोगों पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम हैं, हम किसान हैं, या कोई दुकानदार है, कोई छोटा व्यापारी है, वो तो सदियों से जूझता आ रहा है सरकारी हुक्काम के साथ, तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी छटनी होने जा रही है प्राइवेट सेक्टर्स में। सरकार इतनी लंबी चौड़ी बात कर रही है, अभी जाहिर नहीं किया है कि क्या क्या होगा, लेकिन अगर वो ख़ास तौर से मध्यम वर्गों के कुछ महीनों के बिजली के बिल माफ़ कर देते, पानी के बिल माफ़ कर देते। सबसे बड़ी बात है कि जो EMI है, बैंकों ने क्या शगुफा छोड़ा, नहीं साहब आपको हम 3 महीने का मौका दे रहे हैं, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो इस दौरान का ब्याज देना पड़ेगा। ये बड़ी जो कन्वोल्यूटेड जो उनकी थियरी वो समझ में नहीं आती है कि वो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। बहरहाल सरकार की नीयत अच्छी हो या बुरी हो, वो काम तो करती है ब्यूरोक्रेसी के आधार पर, और इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो, और इस देश का जो सरकारी निज़ाम है वो फितरी तौर पर बेईमान है और वो जनता के हमेशा विरोध में रहने वाला है। किसी भी योजना को लागू करने से पहले हमें अपने देश के मनोविज्ञान को समझना होगा। अगर आज आप देखेंगे जो शराब के स्टोर्स हैं, उनके बाहर जो लंबी लंबी लाइन लग रही हैं, उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि राशन के लिए, खाने पीने की दूसरी चीज़ों के लिए भी लाइन में लगते हैं और सरकार को कदम कदम पर कसूरवार ठहराते हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि जो वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाती। जो शराफत वाले लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो वक़ार वाले लोग हैं, जिनका ज़मीर है, वो कभी किसी भंडारे की लाइन में नहीं लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके सामने आर्थिक संकट होगा, लेकिन वो नहीं निकल सकते, लज्जा का जो आवरण है उसे नहीं तोड़ सकते। और बड़े ही खेद का विषय है कि जब सरकार किसी तरीके की राहत योजनाओं को लेकर सामने आती है, तो जो लोग फितरी तौर पर मांगने खाने में आगे रहते हैं उन्हें तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो लोग अपने संकोच की वजह से बाहर नहीं आ पाते हैं, अपनी ज़रूरत को दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं, उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक अजीब अफरा तफरी का आलम है। आप रोड पर निकल जाइए, दौड़ लगा के, सीना फुलाकर, डंड बैठक करके, जो एक पुलिस वाला आया है देश की खिदमत करने के लिए, वो सबके साथ बदतमीज़ी करने के लिए उतारू है। वो एक लंबी गाड़ी में अगर कोई बच्चा जा रहा है और किसी वजह से सड़क पे आ गया, उसे रोकने की बजाय वो उसके ऊपर कटाक्ष करता है कि तू अंबानी का बेटा है,
तू कुछ भी हो, तू दंड बैठक लगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ दूसरा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। अगर कोई आदमी अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहा है और उसके साथ सीमित संख्या में लोग मौजूद हैं तो क्या परेशानी है। बड़ी बड़ी जगहों पर ख़ास तौर से जो मजहबी मुकाम है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहाँ आपकी हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। और बहुत जगह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आपकी हिम्मत हमेशा उन लोगों के ऊपर पड़ती है जो खुद बेचारे सीधे साधे हैं और आपकी बदतमीज़ी का प्रतिकार नहीं कर सकते। संकट के समय कुछ वक्त के लिए आपातकाल में बदतमीज़ियों को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा चलें तो ये एक विद्रोह का सबब बन सकती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत सही बात कही है। उसने कहा है कि दिल्ली में बैठा कोई जॉइंट सेक्रेटरी हिंदुस्तान के तमाम सूबों के मुख्यमंत्रियों को ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही बात तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी वास्तविकताओं से अनजान होती है। 90% तो आईआईटी के जो इंजीनियर्स हैं, जो किसी दूसरे का हक मार के आ जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है समाज के बारे में। बहरहाल ये एक अलग विषय है, लेकिन जो देश के मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के, उन्हें भी तमाम अख्तियारात देने होंगे। आप दिल्ली में बैठकर चंद नौकरशाहों के सहारे पूरे हिंदुस्तान के निज़ाम को संचालित नहीं कर सकते। ये बात सही है कि लॉकडाउन के दौरान हर एक कोई गरीबों की, प्रवासी मज़दूरों की बात कर रहा है, लेकिन सरकार को एक माता पिता की तरह काम करना चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, धनी हो, निर्धन हो, बाहर से आया हो, अपने देश में हो या कोई भी हो, उसे सबके बारे में सोचना है। बीमारी किसी का धर्म देखकर, किसी की जाति देखकर और किसी की आर्थिक स्थिति देखकर उसे प्रताड़ित नहीं करेगी। लिहाजा सरकार को ये जो अमीर गरीब का खेल है, इससे बचना चाहिए। ये कोई इलेक्शंस की कन्वेंसिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लॉकडाउन खोलना होगा, लेकिन कुछ एहतियातों के साथ, ख़ास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग और बीमारी से लड़ने की जो तमाम सुविधाएं हैं उनका इंतज़ाम कर तमाम तरीके की जो ज़रूरतें आने वाले वक्त में पेश आएंगी, चाहे वो सैनिटाइज़र है, मास्क है और दवाइयाँ हैं। कोरोना का इलाज किसी कोई बहुत बड़ी दवाई से नहीं होता है। जो लोग ठीक हो रहे हैं उन्हें बड़ी साधारण दवाइयाँ दी जा सकती हैं और दी जा रही हैं, और इसे जरूरी नहीं है कोई एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर देता है। जो साधारण स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें भी ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो भी इस बीमारी में अपना सहयोग दे सकें, क्योंकि डॉक्टर्स इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर्स के जो और सहयोगी हैं डॉक्टर्स के साथ मिलकर, वो ही इसे पराजित कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत पेश आएगी या अब भी आ रही है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से बसें, ट्रेन, मेट्रो खचाखच भीड़ भाड़ के साथ चलती हैं, उसे हम कैसे रोक पाएंगे। और यही सबसे बड़े कैरियर जो बनेंगे बीमारी को ले जाने के, वो यहीं से बनेंगे। अब इसके ऊपर काम किए जाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। रहा सवाल और क्षेत्रों का, तो इस देश का किसान, बागवान, दुकानदार, मज़दूर सब लोग इतने सक्षम हैं कि बिना किसी सरकारी सहयोग के वो शताब्दियों से इस देश को आगे की तरफ ले जाते रहें और आइंदा भी ले जाते रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान किस किस का नुकसान हुआ है? सरकारी कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं है, और जहाँ तक व्यापार में सवाल है तो किराने वालों का और जो मेडिकल स्टोर्स वाले हैं उनका भी नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा उन्हें और फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसके अलावा और क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान से पार पाने के लिए क्या किया जाएगा और वो वास्तविकता के ऊपर कितना अमल में लाया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दिहाड़ी मज़दूरों के नाम पर और जो दूसरे क्षेत्रों के श्रमिक हैं उनके नाम पर, किसान के नाम पर सिर्फ फर्जी जो सूचियां हैं, जो पहले से होता है, जिसके बारे में हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये में से 15 पैसे तक लोगों तक पहुंच पाते हैं, उसको कैसे सही तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और रहा सवाल यशोगान का, तो यशोगान अपनी जगह ठीक है, सबका यशोगान कीजिए। जिन्हें नहीं मालूम है, जो ना तजुर्बेकार हैं, वो कर सकते हैं, वो प्रशस्तियाँ गा सकते हैं। जो गांव में एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि नहीं यही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन और दूसरे क्षेत्र भी हैं,
लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सीमा पर जवान और खेत में किसान ही काम करते हैं। जिन लोगों के पास जिम्मेदारियां हैं वही जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान बेरोज़गार हैं, अगर उनके पास मौका होता तो ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठ जाते, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते, वो पूरी शिद्दत के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते। लेकिन यशोगान के शोर में हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमें और ज़्यादा कर्मवीरों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो जितनी भाग दौड़, जितनी भगदड़ यहाँ से बड़े बड़े शहरों से प्रवासी श्रमिकों की हुई गांव की तरफ जाने के लिए, उससे ज़्यादा भगदड़ मचेगी वापस आने के लिए, क्योंकि जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी तो बहुत तेज़ गति के साथ लोग वापस लौट कर आएंगे। और उस वक्त सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि बड़े ही व्यवस्थित ढंग से इन लोगों को वापस बुलाया जाए। हमारे देश के कुछ विपक्ष के नेता कुछ अर्थशास्त्रियों की बातें कर रहे हैं, किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, किसी को कुछ मिला है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, देश अर्थशास्त्रियों से नहीं चलता है। देश के बारे में अगर आपको कुछ तय करना है, उसकी आर्थिक नीतियों के बारे में, तो आपको अपने व्यापारियों से, अपने उद्योगपतियों से, अपने कारोबारियों से पूछना पड़ेगा। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ एक बनिए का बेटा अपनी माँ के पेट से MBA का इल्म हासिल करके निकलता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अर्थशास्त्री जो बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी में अपनी बातें कहता है या बाहर से आता है, जिसके पास अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियां होती हैं, वहाँ पे काम करता है, वो यहाँ पे आके कुछ कहने लगे, आप उसको अमल में नहीं ला सकते हैं। आपको अमल में वो लाना होगा जो आपको इस देश का जो उद्योगपति है, इस देश का जो व्यापारी है, इस देश का जो नेता है, इस देश का जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इस देश के जो और तमाम बुद्धिजीवी हैं, वो आपको बताते हैं। अर्थशास्त्रियों के बल पर कभी किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चला करती। अर्थशास्त्रियों के बल पर सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर चले करते हैं। इस तरह का पैकेज दिए जाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते ये लूट का ज़रिया नहीं बनना चाहिए, जैसा कि हमेशा से हिंदुस्तान में होता आया है कि योजना के नाम पर जो बड़ी बड़ी धनराशियाँ आती हैं वो सरकारी अफसरान के और नेताओं के जेब में ज़्यादा जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें ये मान कर चलना चाहिए कि कोरोना कल की अवतार है, ईश्वर के इस प्रकोप से हमें डरना चाहिए। हम कोई नसीहत नहीं ले रहे हैं जो भगवान ने हमें दी है। आज भी हम अगर भ्रष्टाचार में डूब जाएंगे तो आने वाले वक्त में ईश्वर इसका भी इलाज करेगा, क्योंकि हम एक ऐसे विषाणु के सामने हमने नहीं, पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए जिसे हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके आज भी अगर लोग अपने गलत कामों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, भ्रष्ट व्यवस्था को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला निकालेगा लोगों को सज़ा देने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि हम सेल्फ़ रिलायंट हों। हम सेल्फ़ रिलायंट हैं प्रधानमंत्री जी। देश में जो भुखमरी का आलम होता है वो कभी भी इस देश के लोगों की वजह से नहीं होता। इस देश के किसान, इस देश के बागवान भरपूर मात्रा में फल और अनाज पैदा करते हैं। इसके अलावा डेयरी उद्योग भी बहुत समृद्ध है, वो भी अपना फ़र्ज निभाता है। और दूसरे क्षेत्र में भी जो परेशानियां होती हैं वो होती हैं सिस्टम के द्वारा। इस देश में करोड़ों टन अनाज, फल, सब्जियां हर साल सड़के जाती हैं। सरकारी गोदामों में ख़रीदने के बाद गेहूं को खुले में रख दिया जाता है, चावल को खुले में रख दिया जाता है और वो सड़ जाता है। ये कौन करता है? सेल्फ रिलायंस की बात करना बहुत बेहतर है, लेकिन इसके अलावा कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर जाकर आप पता करेंगे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिन्हें बांटना होता है आम जनता में, वो आसपास के नदी नालों में फेंक दी जाती है ताकि उन्हें बांटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर जनता को दवाइयाँ मुफ्त मिलती होती सरकार से तो देश के हज़ारों कस्बों में हर छोटे मोटे अस्पताल और डिस्पेंसरीज़ के आसपास मेडिकल स्टोर्स नहीं होते इतने सारे। तो कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हर बात को जब तक ईमानदारी से अमली जामा ना पहनाया जाए तो बातें तो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या कहना। भारत में आज से नहीं, शताब्दियों से समय ही सब कुछ करता रहा है। समय का चक्र ही परिस्थितियों को परिवर्तित करता रहा है। अब ये तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका भी हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री में विश्वास रखना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि ऐसे में जब देश और दुनिया के सामने संकट हो
तो हम आपस में लड़ने की बजाय अगर सहयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सहयोग ईमानदारी से होना चाहिए और सबके दिल में ईमानदारी होनी चाहिए। नेताओं ने, अधिकारियों ने 70 साल से इस मुल्क को ज़बरदस्त तरीके से लूटा है। अब उन्हें सोचना चाहिए कि लूट को लेकर कहाँ जाएंगे। एक ना एक दिन तो सब कुछ नष्ट होना ही है, भगवान के हाथों हो या भगवान की जो संतान है उसके हाथों हो। इससे बेहतर है कि जब संसार संकट में है तो व्यक्ति अपनी अंदर की जो बेईमानी है, जो उसकी गलत ज़हनियत है, उसे छोड़ दे, उसे त्याग दे और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ देश, धर्म, समाज सबके लिए काम करे। नमस्कार, जय हिंद।